बच्चों हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ रहे थे। जो चैप्टर है हमारा हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस, उसमें हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ रहे थे। ठीक है, सो अब हम उसमें हमारा एक टाइप रह गया था अभी, सो आज हम वो कवर करते हैं। उसका नाम है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। ठीक है, सो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन दो तरह के होते हैं, एक होता है नेचुरल और दूसरा होता है आर्टिफिशियल। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कब किया जाता है? वेजिटेटिव प्रोपोगेशन तब किया जाता है जब सीड्स से डायरेक्ट आपको प्लांट्स नहीं उगाने होते हैं। ठीक है, आप सीड्स से प्लांट उगाते हो, वो एक रेगुलर तरीका होता है। पर वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में प्लांट्स स्टेम, रूट और लीफ से उगते हैं। ठीक है, कैसे? सो आपको अगर मैं स्टेम का एग्जाम्पल दूं, सो स्टेम का एग्जाम्पल है स्वीट पोटैटो। स्वीट पोटैटो मतलब आप जो शिवरात्रि में शिव जी पे चढ़ाते हैं शक्करिया, वो। ठीक है, सो इसमें क्या होता है, इसमें आप सोचोगे ये स्टेम में क्यों है। ठीक है, मतलब नेचुरल में स्टेम में हमने स्वीट पोटैटो को क्यों डाला है? सो रीजन ये है कि उसके अगर आप देखो स्वीट पोटैटो को देखो अगर, तो उसके ऊपर बाल बाल जैसे होते हैं। ठीक है, हेयर होते हैं। सो दैट दोज आर ठीक है, सो दोज आर सॉरी स्वीट पोटैटो इज रूट। ठीक है, बाल बाल है, सो इसका मतलब क्या हुआ, बाल बाल होते हैं, इसका मतलब वो रूट्स हुए। ठीक है, सो बाल बाल हुए तो रूट्स। ठीक है, सो नेचुरल में सबसे पहला है बाय रूट। ठीक है, रूट से कैसे प्लांट्स, रूट से प्लांट उगते हैं, उसका एग्जांपल है स्वीट पोटैटो, क्योंकि जो रूट है वो हेयरी स्ट्रक्चर होता है और स्वीट पोटैटो जो कि शक्करिया है उसके ऊपर भी हेयरी स्ट्रक्चर होता है। सो वो क्या हुआ, हमारा रूट हुआ। ठीक है, फिर बाय स्टेम। ठीक है, सो पोटैटो को स्टेम पार्ट ऑफ प्लांट कहा जाता है। क्यों? वेजिटेटिव प्रोपोगेशन से पोटैटो उगाया जा सकता है स्टेम से। कैसे? सो फिर से आप पोटैटो देखो। ठीक है, सो पोटैटो को अगर आप बहुत दिन रख दो, ठीक है, सो उसके ऊपर इस तरह से आपको ऐसा ऐसा कुछ उगता हुआ दिखेगा। ठीक है, ग्रीन ग्रीन कलर का। ठीक है, सो ये जो ग्रीन है एक्चुअली ये आप बोल सकते हो लीफ जैसा कुछ उग रहा है, और लीफ कहाँ उगते हैं? स्टेम पे। ठीक है, सो इसीलिए पोटैटो को स्टेम पार्ट कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद है लीफ। लीफ से वेजिटेटिव प्रोपोगेशन किया जाता है, ब्रायोफिलम इसका एग्जाम्पल है। इसमें क्या होता है, जो ब्रायोफिलम के जो पत्ते होते हैं, इसके जो ऐसे साइड होता है वो ऐसे नीचे गिर जाता है, सो उस पर से एक नया लीफ उग जाता है। ठीक है, सो ब्रायोफिलम से मतलब उसके लीफ से एक नया लीफ उगता है। ठीक है, सो ब्रायोफिलम। सो वेजिटेटिव में, नेचुरल में बाय स्टेम, बाय रूट और बाय लीफ आप नए प्लांट्स उगा सकते हो। ठीक है, सो बाय रूट में स्वीट पोटैटो है, बाय स्टेम में पोटैटो है और बाय लीफ में ब्रायोफिलम है। ठीक है, मेरे ख्याल से उसका एग्जाम, उसका जो है डायग्राम भी है आपकी बुक में। सो मतलब क्या होता है, जो ब्रायोफिलम है, सो ब्रायोफिलम में यहाँ पे कुछ ऐसे बर्ड्स कलियां जैसी उगती हैं, यहाँ कलियां जैसी उगती हैं, और फिर ये क्या करती हैं, ये गिर जाती हैं, ये कलियां गिर जाती हैं और वहां जाके नया प्लांट बना देती है, नीचे जो गिरती हैं। ठीक है, जैसे ये ब्रायोफिलम का एक पौधा है। ठीक है, सो इसकी जो ये कलियां हैं समझे नीचे जमीन पे गिरी, तो यहाँ ये नीचे नया पौधा बना देंगे। ठीक है, सो पौधा कहाँ से बना? लीफ से बना। सेम इसमें भी ऐसे ही होता है, इसमें भी ऐसे ही होता है। ठीक है, सो इससे क्या कहा जाता है? वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, नेचुरल वेजिटेटिव। इसमें हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं। ठीक है, जो ब्रायोफिलम के जो बर्ड्स थे, जो कलियां थी, वो खुद ब खुद नीचे जमीन पे गिरी, हमने जाके नहीं गिराया। ठीक है, तो जिसमें हमारा कोई हाथ नहीं, वो नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। जो मैंने अभी अभी ब्रायोफिलम का आपको एग्जांपल दिया लीफ में, ये आपकी एनसीईआरटी में इस तरह से बना हुआ है, पेज नंबर 132 पे है। इसमें आप देख सकते हो कि भाई कैसे कलियां हैं छोटी छोटी एकदम साइड में, बर्ड्स वो नीचे गिरेंगी और नया पौधा उगाएंगी। ठीक है, सो इस तरह से ये तीन तरह से आप नेचुरली वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कर सकते हो। मतलब आप देखो सीड्स से अगर कोई प्लांट उगाते तो कितना टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है, पर अगर आप स्टेम, रूट,
या लीफ से डायरेक्ट उग रहा है तो प्लांट थोड़ा जल्दी उगेगा, ठीक है। सो ये चीज क्योंकि अच्छी है, ठीक है, क्योंकि टाइम थोड़ा कम लेती है सीड के कंपेयर में, तो इसको हम लोग आर्टिफिशियली भी यूज करते हैं। आर्टिफिशियल का मतलब हम इंसान लोग खुद कुछ करते हैं और हम ये वाले मेथड कराते हैं कि प्लांट्स उगे, ठीक है। सो आर्टिफिशियल में वेजिटेटिव प्रोपोगेशन दो तरह का होता है, नेचुरल और आर्टिफिशियल, ठीक है। सो नेचुरल और आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल में क्या है, आर्टिफिशियल में हम सबसे पहला मेथड है कटिंग का, ठीक है, सबसे पहला मेथड कटिंग का है। इसमें क्या किया जाता है, समझो एक प्लांट है, रोज का एक प्लांट है। सो आपने क्या किया, रोज के प्लांट का स्टेम थोड़ा सा काट दिया, ठीक है। तो उसको आपने स्टेम काट के अपने किसी गमले में, मिट्टी थी आपके पास, गमले में पॉट था, उसमें आपने डाल दिया, तो वहां आपको एक नया रोज का पौधा उग जाएगा, ठीक है। आपने क्या किया, सिंपली स्टेम काटा और दूसरी जगह पे जाके उसको उगा दिया और आपका नया पौधा फटाफट उग गया। तो आपने क्या किया, कटिंग की, ठीक है। सो ये फर्स्ट मेथड है कटिंग। एग्जाम्पल है रोज, मनी प्लांट और शुगर केन, ठीक है। फिर दूसरा मेथड है आपका ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग आपका आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का दूसरा नाम है या दूसरा तरीका है। सो ग्राफ्टिंग में क्या होता है, ग्राफ्टिंग में आप क्या करते हो, जैसे एक पुराना उगा हुआ प्लांट है तो आप क्या करोगे, उसका स्टेम थोड़ा सा काट दोगे, और एक थोड़ा सा नया थोड़ा सा उगा हुआ प्लांट है उसका स्टेम काट, मतलब पुराना उगा हुआ प्लांट है उसका स्टेम काट दोगे, और जो नया स्टेम उग रहा है, ठीक है, उस पे जाके उसको बहुत टाइटली बांध दोगे, बहुत टाइटली बांध दोगे। तो क्या होगा, वो स्टेम उसके साथ जैसे एक तरह से जुड़ जाएगा और वो साथ में उगेंगे, ठीक है। मतलब वो जो आपके पास नया स्टेम था वो पुराने स्टेम की क्वालिटीज लेके बड़ा होगा, मतलब एक नया अच्छा प्लांट उगेगा। ज्यादातर ये मैंगो वगैरह में किया जाता है, गांव में आप देखते हो छोटे छोटे जो है मैंगो के पौधे लगे हुए होते हैं, तो एक्चुअली वो कटिंग किए हुए होते हैं पुराने बड़े पेड़ों से, उनको कट करके एकदम टाइटली बांध दिया जाता है और फिर वो आगे एज अ मैंगो अच्छे से ग्रो करते हैं, ठीक है। सो ये आपका ग्राफ्टिंग जिसका एग्जाम्पल है मैंगो। थर्ड आपका है लेयरिंग, ठीक है। सो लेयरिंग में एग्जाम्पल है जैस्मिन, लेमन और स्ट्रॉबेरी। अच्छा, लेयरिंग कैसा होता है, जैसे ये आपका एक प्लांट है, ठीक है। सो ये आपने एक प्लांट अच्छा उगा आपका, सो ये अच्छा प्लांट उगा, तो आपने क्या किया, इस प्लांट की मतलब समझो बहुत सारे ऐसे ब्रांचेस थी, तो आपने क्या किया, एक ब्रांच ऐसे जमीन में डाल दी, ठीक है। सो जमीन में डाल के फिर उसको बाहर ऐसे निकाला, ठीक है। सो अब क्या होगा, जमीन के अंदर इसके इस रूट्स निकलेंगे और ऊपर एक नया पौधा उगाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपने ऐसे इसको ट्विस्ट किया, आपने क्या किया, लेयर किया, ठीक है। इस तरह से आपने लेयर करके इसको ऊपर ले गए ब्रांच को, तो यहाँ आपका एक नया पौधा उग जाएगा। फिर आप क्या करोगे, यहाँ से इसको कट कर दोगे, तो कट कर दिया तो देखो दो पौधे हो गए, ये एक पौधा और ये दूसरा पौधा, ठीक है। तो आपने क्या किया, लेयरिंग की, मतलब एक जो ब्रांच थी, एक्सटेंडेड ब्रांच थी, रूट थी, उस रूट को या ब्रांच को खींचा, वो खींच के आप जमीन के अंदर ले गए, फिर बाहर निकाला और वहां से दूसरा पौधा निकलने लग गया और फिर आपने बीच में से कट कर दिया, ठीक है। सो इसे लेयरिंग कहते हैं। तो ये किस किस में किया जाता है, ये जैस्मिन, लेमन और स्ट्रॉबेरी में किया जाता है। अच्छा, इसके अलावा एक और टेक्निक है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में जो आजकल यूज होती है, मॉडर्न, ठीक है, मॉडर्न टेक्निक ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन आजकल यूज होती है, ठीक है। मतलब ये जो है आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन की टेक्निक, कटिंग, ग्राफ्टिंग, लेयरिंग, ये तो कब से यूज होती है, पर एक और नई टेक्निक है जो आजकल बहुत ज्यादा यूज होती है, उसे कहते हैं टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर को आप मॉडर्न साइंटिफिक वेजिटेटिव प्रोपोगेशन टेक्निक भी बोल सकते हो, ठीक है। ये मॉडर्न जमाने की टेक्निक है। इसमें क्या होता है, प्लांट का जो उगता हुआ ग्रोइंग पार्ट है, कौन कौन सा, या रूट या स्टेम या लीफ, उसका वो ग्रोइंग पार्ट काट दिया जाता है और उसे केमिकल में रख दिया जाता है, ठीक है। फिर उस केमिकल में
वो थोड़ा सा उगने लगेगा, ठीक है। फिर उसको एक मतलब उगने लगेगा, फिर उसको एक मतलब जहाँ आपको उगाना है उस सीधा उस मिट्टी में डाल देंगे, ठीक है। सो मतलब केमिकल्स में ऐसा कुछ होता है जो प्लांट को जल्दी उगने में मदद करता है, ठीक है। सो इसमें तो ये टिश्यू कल्चर आपका पेज 132 आपकी एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ठीक है। और ये जो टिश्यू कल्चर टेक्निक है ये ज्यादातर ऑर्नामेंटल प्लांट्स उगाने में मदद करती है। ऑर्नामेंटल मतलब इसमें से फल फ्रूट नहीं निकलते, फ्रूट वाले फ्लावर वाले प्लांट नहीं, ऑर्नामेंटल। ऑर्नामेंटल मतलब सजाने के लिए, घर में सजावट के लिए जो प्लांट्स होते हैं, मनी प्लांट वगैरह हुआ, ठीक है, जिसमें से फल या फूल नहीं निकलते हैं, सिर्फ सजाने के लिए ऑर्नामेंटल प्लांट्स उगाने के लिए ये टिश्यू कल्चर टेक्निक यूज होती है। सो टिश्यू कल्चर टेक्निक क्या है? टिश्यू कल्चर टेक्निक टिश्यू कल्चर टेक्निक को आप एडवांस्ड वेजिटेटिव प्रोपोगेशन साइंटिफिक टेक्निक भी बोल सकते हो, ठीक है। सो इट इज एडवांस्ड साइंटिफिक वेजिटेटिव प्रोपोगेशन टेक्निक मतलब साइंटिफिक तरीके से, ठीक है। हम मतलब इसको साइंटिफिक तरीके से ये टेक्निक यूज होती है। इसमें आप भाई पौधे वगैरह ऐसे ले मतलब आप एक केमिकल्स लेते हो, हार्मोन्स, ऐसा मतलब आप केमिकल्स के साथ डील करते हो, और इसमें भी आप डायरेक्ट पौधे उगाते हो, ठीक है। सो एक एडवांस टेक्निक है और साइंस के हिसाब से, ठीक है, साइंस को इन्वॉल्व करके टेक्निक करते हैं जिससे पौधे अच्छे से उगे, ठीक है। सो इसमें पौधे जो उगते हैं एकदम डिजीज फ्री होते हैं, कोई बीमारी नहीं लगती है। और दिस टेक्निक इज कॉमनली यूज्ड फॉर ऑर्नामेंटल प्लांट्स। ये टेक्निक इसके लिए यूज होती है। सो दिस टेक्निक is commonly used for ornamental plants, ठीक है। ये टेक्निक ऑर्नामेंटल प्लांट्स में यूज होती है, ठीक है। सो एडवांटेजेस अभी देखो आपने टिश्यू कल्चर टेक्निक भी देख ली। सो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के दो पार्ट्स होते हैं, नेचुरल और आर्टिफिशियल। नेचुरली कैसे उगते हैं? स्टेम, रूट और लीव से। स्टेम का एग्जाम्पल है पोटैटो, रूट का है स्वीट पोटैटो और लीफ का है ब्रायोफिलम, ठीक है। फिर आर्टिफिशियल टेक्निक में 3 टेक्निक्स हैं, लेयरिंग, कटिंग और ग्राफ्टिंग, ठीक है। सो आपने वेजिटेटिव प्रोपोगेशन पढ़ा, अब इसके फायदे भी हैं और नुकसान भी हैं। जो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन टेक्निक है इसके कुछ फायदे हैं तो कुछ नुकसान भी हैं। सो क्या फायदे हैं? सो एडवांटेजेस है ट्रू टू टाइप। एडवांटेज क्या है? ट्रू टू टाइप। ट्रू टू टाइप मतलब जिस पौधे से उगेगी वो वैसी ही दिखेगी। आपने समझो कटिंग की, आपने काटा तो दूसरे में आप जब आपने पौधे के अंदर डाला वैसा का वैसा निकलेगा। आपने लेयरिंग की, ग्राफ्टिंग की, कोई भी टेक्निक यूज की, पर जैसा आपने पौधा जिस पौधे में से निकाला होगा वो दूसरा पौधा वैसा ही निकलेगा। क्यों? सो है कि ट्रू टू टाइप मतलब वो जो ट्रू टू टाइप मतलब जिस टाइप की है वो वैसी उसके साथ सच्ची है, ठीक है। सो ईच इज अ क्लोन ऑफ द पेरेंट। क्लोन मतलब सेम कॉपी। सो जो भी उगता है वो एकदम पेरेंट की तरह ही होता है। दूसरा एडवांटेज है यूनिफॉर्मिटी। ईच विल बी एग्जैक्टली द सेम। यूनिफॉर्मिटी मतलब एकदम सेम टू सेम होते हैं, ठीक है। आप कितने भी काट काट के पौधे उगा लो, सो यूनिफॉर्मिटी होगा, सब सेम टू सेम होंगे, ठीक है। सो यूनिफॉर्मिटी, ईच विल बी एग्जैक्टली द सेम। थर्ड, the only way to reproduce sterile varieties such as Vitis vinifera, Thompson, seedless।
अच्छा, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन एक इकलौता ऐसा तरीका है जिसमें आप बिना सीड्स, बिना बीज यूज किए आप प्लांट्स उगा सकते हो, ठीक है। क्योंकि यहाँ स्टेम, रूट और लीफ यूज होता है, यहाँ सीड्स, बीज का यूज ही नहीं होता है। सो ऐसे कौन कौन से पौधे हैं, सीडलेस पौधे, जिसमें टेक्निक लगती है। द ओनली वे टू रिप्रोड्यूस स्टेराइल वेराइटी, स्टेराइल मतलब बिना बीज वाली, सीडलेस। सो कौन सा, सचेस वाइटिस विनिफेरा, थॉमसन सीडलेस, ठीक है। सो ये दो वेराइटियों के नाम लिखे हैं, ये याद कर लेना प्लांट्स की। क्या नाम है, वाइटिस विनिफेरा और थॉमसन सीडलेस। सो बिना बीज की वेराइटी उगानी हो तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन टेक्निक यूज करनी पड़ती है। फोर्थ एडवांटेज है स्पीड टू मैच्योरिटी इज मच क्विकर। इसमें जो पौधे उगते हैं बहुत जल्दी जल्दी उगते हैं, बहुत जल्दी मैच्योर होते हैं। क्यों, देखो अगर आप सीड डालते हो तो उसको पानी डालोगे, वो थोड़े उसके रूट्स डेवलप होंगे, रूट, शूट, ब्लूमुले, बहुत कुछ होता है, ठीक है, सब डेवलप होगा, उगेगा। पर ये इसमें वेजिटेटिव प्रोपोगेशन क्या, ऑलरेडी आप स्टेम या रूट या लीफ काट के कर रहे हो, ठीक है। सो वो ऑलरेडी पौधे में से ही उग रहा है, उगे हुए पार्ट में से ही उग रहा है, तो वो जल्दी उगेगा, ठीक है। सो वही कह रहा है कि स्पीड टू मैच्योरिटी इज मच क्विकर, मतलब मैच्योर बहुत जल्दी होगा प्लांट, ठीक है। इसके बाद है डिसएडवांटेज। इसका डिसएडवांटेज क्या है, मतलब इसका फॉल पॉइंट, इसका नेगेटिव पॉइंट क्या है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का। पहला है लिटिल चांस ऑफ अ न्यू वेराइटी अराइजिंग। क्योंकि ये सेम टू सेम प्लांट ही उगते हैं तो कभी ऐसा नहीं होगा कि कोई नई वैरायटी दिख जाए, ठीक है। क्यों, क्योंकि आप वो जो वैरायटी डाल रहे हो वैसी की वैसी दूसरी उग रही है, ठीक है। सो लिटिल चांस ऑफ न्यू वैरायटी अराइजिंग, कोई नई वैरायटी मिलेगी उसका कोई चांस नहीं। सेकेंड है कॉस्ट, रिक्वायर्स स्किल्ड लेबर एंड आफ्टर केयर, ठीक है। जैसे कि अगर आप आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कर रहे हो, ठीक है, तो अगर आप आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कर रहे हो तो उसमें आपको कॉस्ट भी लगेगी, ठीक है, पैसे लगेंगे अच्छे खासे। इवन आप अगर कोई पौधा खरीदने जाओ, ठीक है, या मतलब खरीदने की भी बात कर रहे हो, ये मतलब टेक्निक यूज करने में तो पैसे लगेंगे, पर खरीदने जाओ सो अगर आप ऐसा क्राफ्टिंग, लेयरिंग, मतलब डायरेक्ट ऐसा पौधा खरीदोगे तो आप बहुत ज्यादा कॉस्टली पड़ता है, ठीक है। आप बीज खरीदो, पूरा पौधा खरीदो तो कॉस्टली पड़ता है, ठीक है। सो क्या है, कॉस्ट, रिक्वायर स्किल्ड लेबर एंड आफ्टर केयर। अगर आप वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कर रहे हो तो एक तो पैसा लगेगा, स्किल्ड लेबर, आपको लेबर ऐसा चाहिए जिसको ये सब आता हो, और दूसरा बाद में भी आपको केयर करनी पड़ती है प्लांट्स की, ठीक है। सो इसलिए ये थोड़ा कॉस्टली मेथड है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। थर्ड है टाइम, ठीक है। सो ईच प्लांट हैज टू बी इंडिविजुअली प्रोपोगेटेड। हर प्लांट का अलग अलग टाइम होता है, तो जरूरी नहीं है जैसे अगर भाई लेयरिंग कर रहे हैं, ग्राफ्टिंग कर रहे हैं, कोई और मेथड कर रहे हैं तो हर प्लांट, उससे अलग अलग प्लांट्स उगते हैं और हर प्लांट अपना अपना टाइम लेता है, तो इसलिए टाइम भी ज्यादा लग जाता है प्लांट के हिसाब से, ठीक है। सो एडवांटेजेस ये है कि एक जैसा होता है, सारे पौधे एक सरखे होते हैं, सीडलेस भी आप अच्छे से उगा सकते हो, मैच्योर जल्दी हो जाते हैं। इसमें है नई वैरायटी नहीं मिलती है, डिसएडवांटेज भी है, इसकी बुराइयां भी हैं, ठीक है, कि नए पौधे जल्दी नहीं मिलते, कॉस्ट भाई कॉस्टली भी पड़ते हैं, और तीसरा है टाइम भी ले लेते हैं क्योंकि हर प्लांट की अलग अलग कैपेसिटी होती है, ठीक है। सो इसी के साथ हमने जो है हमारा जो एसेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन पूरा किया, ठीक है। इसमें एक ये मैंने एक्स्ट्रा टॉपिक आपका ये मोर टू नो में ऑरेंज बॉक्स में ये 132 पेज पे बनाया गया है टिश्यू कल्चर, तो मैंने आपको इसके बारे में भी इंफॉर्मेशन दे दी कि ये मॉडर्न एडवांस टेक्निक है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन टेक्निक की, और ये ऑर्नामेंटल प्लांट्स में यूज होती है, ठीक है। सो विद दिस वी आर एंडिंग अवर एसेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। बच्चों अभी क्वेश्चन 1 देखते हैं, पेज 128 का ब्लूप्रिंट क्वेश्चन है ये, ठीक है।
व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ डीएनए कॉपिंग इन रिप्रोडक्शन। ठीक है, जो ये डीएनए कॉपी होता है, हम कहते हैं भाई डीएनए आया हमें पेरेंट से, भाई मदर से आया, फादर से आया, तो ये जो डीएनए कॉपी होता है पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में, या तो पेरेंट से जो न्यू स्पीशीज है उसमें जो ये कॉपी होता है डीएनए, उसका इम्पोर्टेंस क्या है। ठीक है, सो द इम्पोर्टेंस ऑफ डीएनए कॉपिंग ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन आर, जब रिप्रोडक्शन प्रोसेस चल रहा होता है उस दौरान जो डीएनए कॉपिंग होता है उसके दो इम्पोर्टेंस है। पहला इम्पोर्टेंस क्या है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ पेरेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स टू द ऑफस्प्रिंग। ठीक है, सो डीएनए कॉपिंग की मदद से ही जो पेरेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो ऑफस्प्रिंग में, मतलब बच्चे में, बेबी में आते हैं। ट्रांसमिशन, ट्रांसमिट होना मतलब आना। ठीक है, उसके कैरेक्टरिस्टिक ट्रांसमिट होना, ट्रांसफर होना, पेरेंट से कैरेक्टरिस्टिक बेबी में या ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर होते हैं इसी की मदद से। रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ पेरेंटल कैरेक्टरिस्टिक टू द ऑफस्प्रिंग। ठीक है, सेकेंड है डीएनए कॉपिंग इन रिप्रोडक्शन लेड्स टू सर्टेन जेनेटिक वेरिएशंस which are useful for the evolution of species over a period of time। ठीक है, सो जो ये डीएनए कॉपिंग है रिप्रोडक्शन में, उससे बहुत सारे जेनेटिक वेरिएशंस भी होते हैं। जेनेटिक मतलब जीन्स में बदलाव आते हैं। ठीक है, जो डीएनए कॉपिंग है उसकी मदद से। सो ये हमारी जो स्पीशीज है, ठीक है, तो ये बदलाव, ठीक है, ये वेरिएशंस, ठीक है, स्पीशीज में वेरिएशंस आते हैं। स्पीशीज मतलब वो पूरी कहते हैं ना, पूरी आबादी। ठीक है, सो पूरी आबादी में एक वेरिएशन की वजह से, मतलब ये डीएनए कॉपिंग की वजह से वेरिएशन आता है और उसी की वजह से स्पीशीज टाइम टू टाइम इवॉल्व होता है। ठीक है, सो डीएनए कॉपिंग के दो मेन एडवांटेजेस हैं। पहला है कि भाई पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में कैरेक्टर्स ट्रांसमिट होते हैं या ट्रांसफर होते हैं, और दूसरा है वेरिएशन, ठीक है, बदलाव। ठीक है, सो ओवरऑल पूरी स्पीशीज में वेरिएशन देखने मिलते हैं और वेरिएशन अच्छी चीज है। ठीक है, आप खुद को अपने वातावरण के हिसाब से ढाल पाओ, दैट इज वेरिएशन। मतलब आप में आप वो क्षमता रखते हैं। तो वो कब आएगी, जब हमारे में अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, अलग अलग। हमारे मम्मी पापा अलग अलग हैं, उनके शायद मम्मी आपकी बहुत ज्यादा बहादुर हो, ठीक है, उनके अच्छे गुण आए, पापा आपके बहुत ज्यादा स्मार्ट हो, उनका गुण है। ठीक है, सो ऐसे अलग अलग वेरिएशंस आते हैं आप में। सो इस तरह से ये दो कारण हैं जिसकी वजह से डीएनए कॉपिंग इम्पोर्टेंट है रिप्रोडक्शन के दौरान। ठीक है, सो सेकेंड हमारा ब्लूप्रिंट है, व्हाई इज वेरिएशन बेनिफिशियल टू द स्पीशीज बट नॉट नेसेसरी फॉर द इंडिविजुअल। कह रहा है ये जो वेरिएशन है, जो बदलाव है, ठीक है, जो ये अलग अलग वेरिएशन है वो बेनिफिशियल है पूरी स्पीशीज के लिए। ठीक है, पूरे एक कहते हैं ना पूरे झुंड के लिए, स्पीशीज के लिए तो बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है, पर जरूरी नहीं है वो एक इंडिविजुअल के लिए भी उतना हो, बट नॉट नेसेसरी फॉर द इंडिविजुअल। एक सिंगल इंडिविजुअल के लिए इतना जरूरी नहीं है जितना एक पूरे स्पीशीज के लिए है, पूरी जाति के लिए है। सो क्यों, सो देखो, वेरिएशंस आर बेनिफिशियल टू द स्पीशीज दैन इंडिविजुअल बिकॉज फॉर अ स्पीशीज the environmental condition might change so drastically that their survival becomes tough। देखो, अब वेरिएशन एक पूरी स्पीशीज, पूरी प्रजाति के लिए जरूरी है कंपेयर टू एक इंडिविजुअल के लिए। क्यों, बिकॉज फॉर अ स्पीशीज द एनवायरमेंटल कंडीशन माइट चेंज सो ड्रास्टिकली दैट देयर सर्वाइवल बिकम्स टफ। कभी ऐसे हो जाता है कि जो एनवायरमेंटल कंडीशन है पूरे एक जाति के लिए बहुत ऐसी हो जाती हैं कि उनका जीना ही मुश्किल हो जाता है। एक एग्जाम्पल से समझा रहे हैं यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, किसका एग्जाम्पल लिया है, फॉर एग्जाम्पल इफ टेम्परेचर ऑफ वाटर इंक्रीजेस देन मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया लिविंग इन दैट वाटर वुड डाई। ठीक है, अगर सपोज अचानक से टेम्परेचर बढ़ गया पानी का, मतलब एक रिवर के या सी के पानी का टेम्परेचर गर्म होता जा रहा है पानी, तो उसके अंदर, उस पानी के अंदर जो भी बैक्टीरिया पल रहे होंगे या पनप रहे होंगे वो सारे के सारे मर जाएंगे। ओनली फ्यू वेरिएंट्स दैट आर रेजिस्टेंट टू हीट वुड बी एबल टू सर्वाइव।
फ्यू वेरिएंट्स मतलब वही कुछ बैक्टीरिया होंगे जो वेरिएशन के साथ होंगे, जो एक अलग क्वालिटी के साथ होंगे कि जो हीट को भी सहन कर सकें, वो सरवाइव कर जाएंगे। If these variants were not there, then the entire species of bacteria would have been destroyed. अगर सपोज ये कुछ वेरिएंट्स नहीं होते और सारे बैक्टीरिया ऐसे ही होते कि वो गर्मी में मर ही जाते, तो इनका मतलब बैक्टीरिया बचते ही नहीं, मतलब बैक्टीरिया की पूरी पॉपुलेशन ही चली जाती। पर कुछ वेरिएंट्स थे, बाकी सारे तो मर गए, पर वो कुछ ऐसे वेरिएंट्स थे जिनकी वजह से भाई जो सहन कर पाए वो गर्मी और जिंदा रह गए। ठीक है, सो जिंदा रहने के कारण फिर उन्होंने आगे जाके और नए स्पीशीज को जन्म दिया। ठीक है, सो इस तरह से बैक्टीरिया जिंदा रह गए। ठीक है, सो स्पीशीज ऑफ बैक्टीरिया वुड हैव बीन डिस्ट्रॉयड, thus these variants help in the survival of the species। तो ये वेरिएंट्स किसमें मदद करते हैं? स्पीशीज के सर्वाइवल में, उनके जीने में मदद करते हैं। ये जो वेरिएशंस हैं कहीं ना कहीं हमें एक जीने में ढालने में मदद करते हैं हमारे एटमॉस्फेयर में। However, all are not necessarily beneficial for the individual organisms। सारे वेरिएशंस जरूरी नहीं है इंडिविजुअली सबके लिए अच्छे हों, पर ओवरऑल पूरे स्पीशीज के लिए अच्छे होते हैं। इंडिविजुअली जरूरी नहीं है सबके लिए अच्छे हों, पर पूरे स्पीशीज के लिए ये अच्छे होते हैं। ठीक है, जैसे कि भाई एक इंडिविजुअल में अगर कुछ बदलाव है भी, एक ही इंडिविजुअल में है, तो फिर उससे क्या फर्क पड़ जाएगा। ठीक है, सो यही बोल रहा है कि इट इज नेसेसरी फॉर द स्पीशीज बट नॉट दैट मच नेसेसरी फॉर द इंडिविजुअल। ठीक है, सो these were the two blueprint questions related to asexual reproduction, page number 128। बच्चों अभी ब्लूप्रिंट या इन टेक्स्ट क्वेश्चन जो भी बोलो आप, पेज नंबर 133 पे ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन 1, हाउ डज बाइनरी फिजन डिफर फ्रॉम मल्टीपल फिजन? कि बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन में डिफरेंस बिटवीन क्या है? सो बाइनरी फिजन, द पेरेंट ऑर्गेनिज्म स्प्लिट्स टू फॉर्म टू न्यू ऑर्गेनिजम्स। बाइनरी फिजन में जो पेरेंट ऑर्गेनिज्म है, जो मेन ऑर्गेनिज्म है, वो स्प्लिट करता है दो नए ऑर्गेनिजम्स में। मल्टीपल फिजन में द पेरेंट ऑर्गेनिज्म स्प्लिट्स टू फॉर्म मैनी न्यू ऑर्गेनिजम्स एट द सेम टाइम। एक ही समय पे बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स को बर्थ देता है या स्प्लिट होता है। ठीक है, ये स्प्लिट होता है बहुत सारे नए ऑर्गेनिजम्स में। इट टेक्स प्लेस ड्यूरिंग फेवरेबल एनवायरमेंटल कंडीशंस। कंडीशंस फेवरेबल होंगी, अच्छी होंगी, तो ही बाइनरी फिजन होगा। It takes place during unfavorable environmental conditions, जबकि मल्टीपल फिजन में ऐसा कुछ भी नहीं है। अनफेवरेबल कंडीशंस में भी मल्टीपल फिजन होता ही है। बाइनरी फिजन कहाँ होता है? सिंगल सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में, जैसे कि अमीबा, पैरामोइशियम एक्सेट्रा। और ये कहाँ होता है मल्टीपल फिजन? इट टेक्स प्लेस इन ऑर्गेनिजम्स लाइक प्लाज्मोडियम। ठीक है, ये प्लाज्मोडियम में होता है। इसके बाद क्वेश्चन 2 देखेंगे, हाउ विल एन ऑर्गेनिज्म बी बेनिफिटेड इफ इट रिप्रोड्यूसेस थ्रू स्पोर्स? ठीक है, अगर स्पोर्स से कोई नया ऑर्गेनिजम्स मिला है, मतलब स्पोरोजेनेसिस, जो कल हमने स्पोर फॉर्मेशन पढ़ा, तो अगर उससे अगर कोई नया ऑर्गेनिज्म बना है तो उसको बेनिफिट क्या होगा? ठीक है, सो स्पोर्स आर टाइनी स्फेरिकल एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव बॉडीज। पहले तो स्पोर्स क्या होते हैं? छोटी छोटी स्फेरिकल बॉडीज होती हैं। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव होते हैं। मैंने आपको बताया था ना कि रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या होता है, उसमें ऊपर वाले जो स्पोर्स, स्पोरेंजिया, ये सब रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं। ठीक है, सो ये रिप्रोडक्टिव बॉडीज होती है। दे आर कवर्ड विद अ हार्ड प्रोटेक्टिव वॉल, और उनके ऊपर वो हार्ड प्रोटेक्टिव वॉल होता है, ब्लॉब लाइक स्ट्रक्चर, जिसको स्पोरेंजिया भी कहते हैं। This enable them to survive in unfavorable conditions। और क्योंकि उनके ऊपर वो हार्ड प्रोटेक्टिव लेयर होता है,
तो कभी कोई अनफेवरेबल कंडीशन होती, कोई कंडीशन सही नहीं होती है, तो भी ये स्पोर्स सर्वाइव कर जाते हैं। दे कैन ओनली जर्मिनेट एंड प्रोड्यूस न्यू प्लांट अंडर फेवरेबल कंडीशंस, देयरफॉर बेनिफिटिंग द ऑर्गेनिज्म फ्रॉम डाइंग आउट। और ये कब जर्मिनेट करते हैं या कब नया प्लांट उगा सकते हैं? ओनली तभी ये नया प्लांट उगाते हैं जब कंडीशंस अच्छी हो, तभी ये स्पोर्स, हमने पढ़ा था ना कि वो स्पोर्स निकलते हैं भाई उसमें से, तभी वो उसको स्पोरेंजिया जाने देता है जब अच्छे फेवरेबल कंडीशंस होती हैं। तो इसलिए वो मरता नहीं है, मतलब कम ऐसे चांसेस होते हैं कि वो प्लांट मर जाए, ठीक है। So they can only germinate and produce new plant under favorable conditions, therefore benefiting the organism from dying out। मतलब मरने से बचाते हैं, क्यों? क्योंकि ये फेवरेबल कंडीशंस में ही रिलीज करते हैं स्पोर्स को, ठीक है। सो वही पूछ रहा है क्वेश्चन में कि ऑर्गेनिज्म को फायदा क्या है, स्पोर्स से पैदा होने का फायदा क्या है? सो यही फायदा है, क्योंकि ये फेवरेबल कंडीशंस का ही वेट करते हैं और उसी में ही ग्रो करते हैं, ठीक है। सो मरते मुश्किल से, दे डोंट डाई आउट, ठीक है, तो बच जाते हैं मरने की, मतलब स्पोर्स से पैदा होता है अगर ऑर्गेनिज्म, तो मरने के चांसेस कम होते हैं, क्योंकि उसको प्रोटेक्ट करा होता है स्पोरेंजिया, और वो तभी स्पोर्स रिलीज करता है जब कंडीशंस फेवरेबल हो, ठीक है। सो ये दो क्वेश्चन थे आपके ब्लूप्रिंट के पेज नंबर 133 के, क्वेश्चन 1 एंड क्वेश्चन 2। बच्चों अभी हम क्वेश्चन 3 देखते हैं, इसी पेज 133 पे ब्लूप्रिंट का क्वेश्चन 3, ठीक है। सो क्वेश्चन 3 है, कैन यू थिंक ऑफ रीजंस व्हाई मोर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स कैन नॉट गिव राइज टू न्यू इंडिविजुअल्स थ्रू रीजनरेशन। कह रहा है जो ये रीजनरेशन मेथड है जो आपने ये अभी अभी सीखा एसेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन में, सो क्यों कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स रीजनरेशन से क्यों नए ऑर्गेनिजम्स क्यों नहीं पैदा कर सकते? कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स मतलब हम, आप, ठीक है। सो हम लोग, मतलब कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स क्यों रीजनरेशन से क्यों न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस नहीं कर सकते? सो आंसर क्या है? मोर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म कैन नॉट गिव राइज टू न्यू इंडिविजुअल्स थ्रू रीजनरेशन बिकॉज दे हैव ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। क्योंकि जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें कॉम्प्लेक्स लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, मतलब ना वो सेल्स से मतलब उनके जो बॉडी पार्ट्स हैं वो सेल्स से अकेले से या टिश्यू से, ऑर्गन से काम करते हैं, ठीक है। सारे ऑर्गन से शरीर चलता है, स्टमक है या किडनी, लीवर्स, ऑर्गन से शरीर चलता है, ठीक है। मतलब अब सेल और टिश्यू के लेवल से ऊपर हो जाते हैं कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। सो पहला कारण यही है, दे हैव ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑल द ऑर्गन सिस्टम ऑफ देयर बॉडी वर्क टुगेदर एज अ यूनिट। सो वो सारे ऑर्गन सिस्टम एक पूरी बॉडी चलाते हैं। They can regenerate their lost body parts such as skin, muscles, blood, etc. कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स में क्या क्या रीजनरेट, वापस क्या बन सकता है? स्किन, ठीक है। कभी आपको कोई स्किन छिल जाती है कुछ, फिर वो नहीं आ जाती है। मसल्स, ठीक है, कई बार मसल्स भी हम बना लेते हैं, ठीक है, हम लोग मसल्स बनाते हैं, सो मसल्स भी रीजनरेट कर सकते हैं। ब्लड, ठीक है, ब्लड भी कहते हैं खून नया आता है, ठीक है, खून दान करना चाहिए, नया आता है। सो ये 3 चीजें, और उसके अलावा और भी चीजें होंगी जो और नहीं बनती हैं शरीर में। However, they cannot give rise to new individuals through regeneration। पर ऐसा नहीं हो सकता कि हमारे कटे हुए बॉडी पार्ट से एक नया ऑर्गेनिज्म ही निकल आए। सो ये पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारा ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन लेवल सिस्टम है ऑर्गेनाइजेशन का, और मतलब ऑर्गन लेवल है, सारे ऑर्गन्स मिलके एक पूरी यूनिट बनाते हैं। स्किन वगैरह रीजनरेट हो सकते हैं, पर हम में से पूरा बॉडी पार्ट रीजनरेट नहीं हो सकता, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई इज वेजिटेटिव प्रोपगेशन प्रैक्टिस फॉर ग्रोइंग सम टाइप्स ऑफ प्लांट्स।
कुछ तरह के प्लांट्स उगाने होते हैं तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन की टेक्निक ही यूज की जाती है और कोई टेक्निक यूज करते ही नहीं है। सो क्या कारण है? सो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन इज प्रैक्टिस्ड फॉर ग्रोइंग सम टाइप्स ऑफ प्लांट्स बिकॉज first, plants that have lost their capability to produce seeds can be propagated by this method. Suppose कुछ ऐसे plants होते हैं जिनमें अभी कैपेसिटी नहीं रहती है नए बीज देने की, ठीक है। सो वो प्लांट्स कैसे उग जाते हैं? वो प्लांट्स इसी वेजिटेटिव प्रोपोगेशन मेथड की वजह से ही उग पाते हैं। इट हेल्प्स टू ग्रो प्लांट्स बेयरिंग सुपीरियर ट्रेट्स, ठीक है। मतलब कई प्लांट्स होते हैं वो मतलब इस टेक्निक से आप एक नया सुपीरियर ट्रेट मतलब अच्छी क्वालिटी वाला नया प्लांट उगा सकते हो। क्यों? क्योंकि इसमें मतलब जो पहला वाला प्लांट है, अगर आप कोई भी मेथड यूज करते हो सो ओल्ड प्लांट में से ही नया प्लांट निकलता है, ठीक है। आपने जो टेक्निक्स पढ़ी, कटिंग, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग, ओल्ड प्लांट में से नया प्लांट निकलता है। सो आप क्या इसकी मदद से आप वेजिटेटिव प्रोपोगेशन मेथड की वजह से अच्छी क्वालिटीज वाला प्लांट पा सकते हो, सुपीरियर ट्रेट्स वाला प्लांट। सुपीरियर मतलब अच्छी क्वालिटी, ट्रेट्स मतलब उनकी जो खूबियां हैं, ठीक है। इट इज यूज्ड फॉर ग्रोइंग प्लांट्स विच रिक्वायर अ लॉन्गर टाइम टू ग्रो एंड मैच्योर। और ये वेजिटेटिव प्रोपोगेशन स्पेशली उन्हीं प्लांट्स में यूज होती है टेक्निक जिनको उगने में बहुत ज्यादा समय लगे और मैच्योर होने में बहुत ज्यादा समय लगता है, वैसे प्लांट्स के लिए टेक्निक यूज की जाती है, ठीक है। सो क्योंकि फिर एटलीस्ट सीड्स से तो फास्टर ही होती है ये टेक्निक, ठीक है। सो ये थे हमारे दो क्वेश्चन 3 और ये क्वेश्चन 4। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ब्लूप्रिंट का क्वेश्चन 5। Why is DNA copying an essential part of the process of reproduction? कि DNA कॉपिंग एक रिप्रोडक्शन का एक जरूरी पार्ट क्यों है? जब रिप्रोडक्शन हो रहा होता है तो भाई कैरेक्टर्स ट्रांसफर होते हैं, डीएनए कॉपी क्यों होता है? डीएनए क्यों पेरेंट में से क्यों ऑफस्प्रिंग में कॉपी होता है? ये क्यों एक जरूरी पार्ट है? सो रीजन क्या है? बिकॉज इट पासिस जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम पेरेंट टू चाइल्ड। सो सबसे डीएनए कॉपिंग का सबसे अच्छा मतलब सबसे पहली इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि वो जेनेटिक इंफॉर्मेशन, जब डीएनए कॉपी होता है तो उसी की वजह से जेनेटिक इंफॉर्मेशन पेरेंट से चाइल्ड में आती है। मतलब पेरेंट में जो जो खूबियां, खामियां, जो भी चीजें हैं वो कुछ कुछ चाइल्ड में आती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इट डिटरमाइंस द बॉडी डिजाइन ऑफ एन इंडिविजुअल, ठीक है। डीएनए कॉपिंग की वजह से इंडिविजुअल का बॉडी डिजाइन भी डिटरमाइन होता है। बॉडी डिजाइन भाई कई हमारा बॉडी डिजाइन हमारे भाई पेरेंट का ही एक मिक्सचर होता है, ठीक है। कभी लंबाई, कभी नाक की शेप, कभी होठों की शेप, आंखें, ठीक है। सो ये डीएनए कॉपिंग की वजह से ही हमारा जो बॉडी डिजाइन है वो डेवलप होता है, ठीक है। So it determines the body design of an individual. The copying of DNA always takes place along with the creation of additional cellular structure. जब ये डीएनए कॉपी हो रहा होता है, ठीक है, सो साथ साथ में एक सेलुलर स्ट्रक्चर भी बन रहा होता है। सेलुलर स्ट्रक्चर मतलब सेल्स भी बन रहे होते हैं। जैसे ये डीएनए बन के कॉपी हो रहा होता है उस टाइम सेलुलर स्ट्रक्चर्स भी बन रहे होते हैं। दिस प्रोसेस इज देन फॉलोड बाय डिवीजन ऑफ सेल, ठीक है। सो ये सेल तो बन जाते हैं डीएनए कॉपिंग के दौरान और उसके बाद क्या होता है? सो दिस प्रोसेस इज देन फॉलोड बाय डिवीजन ऑफ अ सेल। उसके बाद क्या होता है? सेल क्या हो जाता है? डिवाइड हो जाता है, ठीक है। सो ये 4 इंपॉर्टेंट कारण है डीएनए कॉपिंग के लिए। पहला कारण है कि भाई जेनेटिक इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होती है। दूसरा, हमारी बॉडी डिजाइन कैसी होगी। तीसरा, एडिशनल सेलुलर स्ट्रक्चर बनता है। और चौथा है कि भाई सेल क्या होता है? वो डिवाइड होता है, ठीक है। इसके बाद और सेल डिवीजन जरूरी है हमारी ग्रोथ के लिए, ठीक है। सो इस तरह से हमने इसके ब्लूप्रिंट्स भी कर लिए। अभी हम पीछे आ जाते हैं एक्सरसाइजेस पे। अभी हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है पूरा।
सो हम पहले पीछे एक्सरसाइजेस में आ जाते हैं, ठीक है। सो पेज 141 पे क्वेश्चन 1 है, एमसीक्यू है, तो आप डायरेक्ट उसी में ही आंसर कर दो। क्वेश्चन 1 है एमसीक्यू। सो एमसीक्यू क्वेश्चन 1, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस थ्रू बर्डिंग इन। बर्डिंग किस में होती है? ए अमीबा, बी ईस्ट, सी प्लाज्मोडियम या डी लेशमेनिया। सो अगर समझ ना आ रहा हो तो थोड़ा अलग सोचो। देखो अमीबा बाइनरी फिजन, फिर प्लाज्मोडियम मल्टीपल फिजन, लेशमेनिया भी कुछ ऐसा ही है। सो रहा क्या? ईस्ट रहा, ठीक है। सो सही आंसर क्या है? बर्डिंग किस किस में होता है? हाइड्रा में भी होता है और ईस्ट में भी होता है, ठीक है। ईस्ट भी एग्जाम्पल है बर्डिंग का, ये याद रखना इंपॉर्टेंट चीज है और ये आपकी मतलब क्वेश्चन भी पूछ रहा है। सो क्वेश्चन 1, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बर्डिंग से एक तो हाइड्रा में होता है और दूसरा सही ऑप्शन है बी ईस्ट, ठीक है। इन्होंने यहाँ ईस्ट दिया है, हाइड्रा नहीं दिया है। बर्डिंग किस में होता है? ईस्ट में, और इवन हाइड्रा में भी होता है, ठीक है। तो इस तरह से मतलब हमने जो इसका एसेक्सुअल पार्ट है हमने पूरा कंप्लीट किया, एसेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। सो ये पूरा एक कंप्लीट पार्ट, इवन इसमें हमने डीएनए कॉपिंग, वेरिएशन, ये सब भी आज हमने डिस्कस कर ली क्वेश्चन आंसर्स देखे तो। सो आई विल सजेस्ट यू ऑल कि एक बार यहाँ तक, ठीक है, हमने कंप्लीट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट वहां तक पूरा करा है। सो जस्ट गो थ्रू द एंटायर चैप्टर, एक बारी दो बारी जितना हमने किया है उतना रीड करो, रीड द ट्यूशन नोट्स, और उसके बाद हमने जो क्वेश्चन आंसर्स कवर किए वो भी रीड करें। सो आपको फर्दर एक अच्छी आइडिया आएगी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, ठीक है। सो नेक्स्ट वी विल स्टार्ट विद अवर सेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल में जैसे कि आपने देखा कि सिंगल पेरेंट से ही जो है नया ऑर्गेनिज्म जन्म लेता है, पर एसेक्सुअल में देखोगे कि 2 ऑर्गेनिज्म चाहिए। जैसे कि भाई एक नया चिक लाना है तो चिक खाली हैन नहीं देगी, कॉक भी चाहिए, कॉक और हैन से चिक आएगा, ठीक है। सो वैसे ही नया बेबी चाहिए, भी नया बेबी, तो उसके लिए मेल और फीमेल चाहिए। सो अभी इसमें एसेक्सुअल में आप पढ़ोगे कि किस तरह से दो जने मिलके एक बेबी, मतलब उससे बेबी प्रोड्यूस होता है। ये स्टैंडर्ड 8th में भी ये चीज आपकी आ चुकी है, ठीक है। जायगोट कैसे बनता है ये सब आप पढ़ के आए हो, इवन थोड़ी 9th में भी आई है। सो 10th में वही रिपीट हो रहा है। सो सेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन आपको जरूर से इजी लगेगा, ठीक है। सो आई एम एंडिंग दिस लेक्चर हियर ओनली। राइट ईच एंड एवरीथिंग प्रॉपरली विद गुड हैंड राइटिंग एंड सेंड इट टू मी ऑन व्हाट्सएप। चलें, थैंक यू।